हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत है स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। आज जो टॉपिक मैं आपके पास लेकर आया हूँ स्टूडेंट्स, बहुत ही कंसेप्चुअल किस्म के एमसीक्यूज़ मैंने खुद से कुछ चुने हैं ताकि आप इन्हीं को देख के पूरे चैप्टर को भी आप कॉन्सेप्ट आपका समझ आ जाएगा और साथ में जिस किस्म के भी एमसीक्यूज़ आपको दिए जाए किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर, तो आप आसानी को उसको पिक करके आसानी से आप उसको हल कर सकेंगे। स्टूडेंट्स, तो बगैर टाइम ज़ाय किए हम चलते हैं एमसीक्यूज़ गैसेस ला के, जो कुछ पॉसिबल एमसीक्यूज़ इसके ऊपर आ सकते हैं। चार्ल्स लॉ, बॉयल लॉ, एवोगाड्रो लॉ और उसने आइडियल गैस इक्वेशन भी हमने ड्राइव की थी, तो इसी मुनासबत से ये एमसीक्यूज़ मैंने दिए हुए हैं। स्टूडेंट्स, पहला जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है कि प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट एट विच temperature the volume of gas will become twice of what it is at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। के इसका मतलब यह होता है कि प्रेशर आपने कांस्टेंट लिया हुआ है, चार्ल्स लॉ की इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, टेम्परेचर और वॉल्यूम में हम रिलेशन निकाल रहे हैं कि एक 0 सेंटीग्रेड पे फॉर एग्जांपल उसने हमें जो टेम्परेचर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, उसके कुछ ऑप्शन उसने यहाँ पे दे रखे हैं कि इन ऑप्शन में से ये क्वेश्चन के अंदर कौन सा ऑप्शन ठीक है, 546, 200 या 560। तो आप इन ऑप्शंस के देखे बगैर भी जो भी आपको डेटा दिया गया आप उसको फ़ौरन से फार्मूले में पुट करें और आप आंसर निकाल सकते हैं। तो कैसे प्रेशर तो उसने कांस्टेंट दिया है, हम समझते हैं कि 0 सेंटीग्रेड पर उसका जो वॉल्यूम था T1 उसका हमने दिया हुआ है 0 सेंटीग्रेड, जिसको आप कैलन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको 273 के साथ ऐड कर दें जो कि हमारे पास आ जाएगा 273 केल्विन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि 0 सेंटीग्रेड पे फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि इसके V1 इसका जो वॉल्यूम था V1 वो हम समझते हैं कि 2 ATM है, सॉरी 2 डेसीमीटर क्यूब है। नेक्स्ट इसका वॉल्यूम जब डबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 डेसीमीटर क्यूब होना चाहिए। तो कौन से टेम्परेचर पे ये 4 डेसीमीटर क्यूब होगा, T2 हमने कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। तो आप जानते हैं V1 डिवाइडेड बाई T1, V2 डिवाइडेड बाई T2, इसको रीअरेंज कर दें, T2 आपने कैलकुलेट करना है, इसको अलग कर दें, बाकी चीज़ों को रीअरेंज कर दें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप T2 इक्वल टू T1 ऊपर चला जाएगा, V2 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा T1 और ये V1 उसके नीचे। तो आप इसमें डेटा पुट कर दें। V2 जी हमारे पास कितना है, हमने खुद से लिया हुआ जी 4 है और ये 273 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2, तो ये 2 और ये 4 कट जाएंगे, ये 2 से कट जाएंगे, तो ये हमारे पास जो है 2 मल्टीप्लाई होगा 273 से, तो कितना आंसर आ जाएगा 546 केल्विन स्टूडेंट्स आ जाएगा। और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है 546 केल्विन, आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। उम्मीद है आपने समझ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी पॉइंट पर समझ नहीं आ रही तो लाजमी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उससे रिलेटेड भी कुछ चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँगा, वो भी इंशाल्लाह हल्का हो जाएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमारे पास एमसीक्यूज है जो सेकंड वाला कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन दिए गए हैं 280 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2, 280 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ N2O, नेक्स्ट है 11.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ O2, 32 ग्राम ऑफ O2, और सी जो ऑप्शन है उसका या 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 11.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड CO, एंड डी वाला जो ऑप्शन है लास्ट वाला वो है 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 5.8 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन स्टूडेंट्स आपको करेक्ट लग रहा होगा? आप लोगों ने एवोगाड्रो लॉ में पढ़ा हुआ है कि V इज़ प्रोपोर्शनल टू N, जिसके मोल एक जैसे होंगे उसका वॉल्यूम भी एक जैसा होगा, जिसका वॉल्यूम एक जैसा होगा उसके मोल भी एक जैसे होंगे। तो जिसमें आप देख लें यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक है। पहले ऑप्शन के देखें, इसका वॉल्यूम 280 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 एंड 280 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ N2O, तो जिसका वॉल्यूम सेम हो उसके नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे, और जिसके नंबर ऑफ मोल सेम हो स्टूडेंट्स उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम हो जाएंगे। तो इनके मोल अगर एक जैसे होंगे उनके मॉलिक्यूल भी स्टूडेंट्स हमारे एक जैसे होंगे, तो इसके अंदर भी पहला ऑप्शन हमें करेक्ट लग रहा है। बाकी चीज़ों में आपको किसी भी सिमिलरिटीज़ नज़र नहीं आती। थर्ड जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज क्लोज टू 6.02 डिवाइडेड बाई 22.4, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23 पहला ऑप्शन है इसका। बी जो ऑप्शन है 12.04 डिवाइडेड बाई 22.4 10 की पावर 23। सी ऑप्शन है 18 डिवाइडेड बाई
22.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23 और लास्ट ऑप्शन है डी वाला 55.6 मल्टीप्लाई बाई 6.02 10 की पावर 23। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है स्टूडेंट्स? इस किस्म के ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर, फिर मोस्टली स्टूडेंटों को वहाँ पे कन्फ्यूजन रहती है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको मैं बताता चलूँ, थोड़ा सा आपको मैट्रिक देता हूँ, यहाँ पर एक फार्मूला भी की ड्राइवेशन भी करते हैं स्टूडेंट्स। तो फॉर एग्जाम्पल आपने डजन का लफ्ज़ सुना होगा। डजन के अंदर क्या होते हैं? 12 थिंग्स होते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर उसने पूछा क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का उसने पूछा है, जबकि उसने हमें दिया हुआ है वॉल्यूम दिया हुआ है वाटर का। तो आप इसे कैसे कैलकुलेशन करेंगे? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक फार्मूला बताना चाह रहा हूँ कि अगर 1 डजन हो, 1 दर्जन हो, तो यहाँ पर कितनी चीज़ें होंगी? 12। इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें चीज़ों को। अगर यहाँ पर 2 डजन हो जाएं स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा? इसको आप 2 से फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएंगे। तो जैसे जैसे आप डजन की नंबर बढ़ाते जाएंगे, उसी लिहाज से नंबर ऑफ़ थिंग्स यानी जो भी आपने यहाँ पर लिए हुए हैं वो भी इसी लिहाज से उसकी जो क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी स्टूडेंट्स। 1 डजन के अंदर 12 चीज़ें होंगी, 2 डजन के अंदर 24 हो जाएंगी और 3 डजन के अंदर 36 चीज़ें हो सकती हैं, वो कुछ भी हो सकता है। तो जैसे जैसे डजन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ़ थिंग्स भी में इजाफा हो रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें कि हम जानते हैं कि 1 मोल में कितनी चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स? 1 मोल में हमारे पास आप जानते हैं एवोगाड्रो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होते हैं 6.02 तो 10 की पावर 23। हम उसको लिख देते हैं, उसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर यहाँ पर 1 मोल है तो इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करें। यहाँ कर अगर आप 2 मोल ले लें स्टूडेंट्स, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें एवोगाड्रो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को, यानी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे आप मोल्स की तादाद में इजाफा करते जाएंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर एक इक्वेशन या एक फार्मूला आप ड्राई कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को अगर आप कैपिटल N से लिखें और यहाँ पर इसको हम मोल N से, और यहाँ पर Na को एवोगाड्रो नंबर ऑफ़ पार्टिकल जैसे, तो यहाँ पर देख लें N क्या है? नंबर ऑफ़ मोल। ये 1 2 क्या है? ये मोल्स की तादाद हैं। जैसे जैसे आप इसमें इजाफा करेंगे तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी इजाफा होता चला जाएगा। कैपिटल N किस चीज़ को ज़ाकर है? नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, इसमें एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स वगैरह हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला जो है ये आपको नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने में आपके लिए आसानी पैदा करेगा। यहाँ पर जितने नंबर ऑफ़ मोल्स दिए जाएंगे उसको एवोगाड्रो नंबर ऑफ़ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दें और आपके नंबर ऑफ़ मोल्स या नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कैलकुलेट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो उसने हमें वॉल्यूम दिया हुआ है स्टूडेंट्स, मोल्स तो उसने दे ही नहीं रखे ताकि हम उसको यहाँ पर डालें और आप नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर लें। तो इसकी जगह ये वॉल्यूम को हम कैसे मतलब यहाँ पर ये चेंजेस लेकर आएंगे? तो सबसे पहले तो आपने क्या करने हैं? सबसे पहले तो आपने क्या करना है? नंबर्स ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आप जानते हैं स्टूडेंट्स N किसके बराबर होता है? N बराबर होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी चीज़ के मास को अगर आप मोलर मास पे डिवाइड कर दो तो उसका मोल्स आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर तो हमें मास भी नहीं दिया गया, यहाँ पर तो हमें वॉल्यूम दिया गया है। तो वॉल्यूम से हम मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर V और डेंसिटी का जो रो है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये V मल्टीप्लाई बाई ये वाली डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास के। तो वॉल्यूम तो स्टूडेंट्स आपको दिया गया है जो कि डेसीमीटर क्यूब है। आप इस डेसीमीटर क्यूब 1 डेसीमीटर क्यूब स्टूडेंट्स हमारे पास होता है कितने के बराबर? 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। छोटी यूनिट्स ले रहे हैं क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब बड़ी यूनिट है, हमें यहाँ पे ग्राम में चीज़ें लेनी होती है, तो इसलिए वजह से हम इसको छोटी यूनिट्स के अंदर ले रहे हैं। तो 1000 यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब, इसकी जगह वॉल्यूम हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। स्टूडेंट्स वाटर की जो डेंसिटी है वो तकरीबन 1 के बराबर होती है, उसको आप यहाँ पे 1 पुट करें तो मास आपका कितना निकल आ जाएगा? 1000 ग्राम। अब देखें स्टूडेंट्स ये मास आपने निकाल लिया, तो अगर आप इसकी जगह इधर पुट कर दें मोलर मास ऑफ वाटर आप जानते हैं तो क्या हो जाएगा? N विल बी इक्वल टू, यहाँ पर आप लिख दें जी 1000 डिवाइडेड बाई
मोलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम पर मोल आप इसका डिवाइड कर दें तो ये वाली फिगर आप किधर डालेंगे स्टूडेंट्स, ये वाली आप डाल देंगे इसकी जगह पे, और इसको अगर आप 1000 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई NA से कैलकुलेट कर लें तो ऑप्शन इसमें आप देख लें स्टूडेंट्स, ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है हमारे पास यही आपका करेक्ट निकलेगा। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं अगर आपके पास वॉल्यूम भी दिया गया हो वाटर का। तो चौथे ऑप्शन पर चलते हैं। चौथा जो हमारे पास MCQs है कि इफ़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसको मैंने T से शो किया, इफ़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज़ डबल्ड एंड प्रेशर इज़ रिड्यूस्ड टू 1/2 देन वॉल्यूम विल बी। अगर आपने टेम्परेचर को डबल कर दिया, प्रेशर को हाफ कर दिया, तो वॉल्यूम के ऊपर कौन सा इफेक्ट पड़ता है? स्टूडेंट्स एक इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन आपने पढ़ी है, PV = nRT। यहाँ पर चूंकि वॉल्यूम पूछा गया है तो इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं nRT डिवाइडेड बाई P। अब वो कह रहा है कि P को हाफ किया है, T को हमने डबल कर दिया है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं nRT, यानी इसकी जगह आप 2 कर दें, डबल कर दें टेम्परेचर को, और प्रेशर चूँकि उसने हाफ किया है तो P डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2, हाफ हो गया। अब डिवीजन के नीचे जो डिवाइज़र होता है वो जब ऊपर चला जाता है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो गए, क्या हो जाएगा 4nRT हो जाएगा, नीचे वैसे का वैसा P। तो वॉल्यूम में देखें कितने का इजाफा हो रहा है स्टूडेंट्स, 4 का इजाफा हो रहा है। यानी यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि इफ़ टेम्परेचर इज़ डबल एंड प्रेशर इज़ रिड्यूस टू 1/2 देन वॉल्यूम विल बी रिमेन अनचेंज्ड, इंक्रीज 4 टाइम्स, रिड्यूस 1/4 टाइम्स, या बी डबल। तो वॉल्यूम का आप यहीं से ऑप्शन देख रहे हैं कि 4 टाइम्स वॉल्यूम में इजाफा हो जाता है जब आप टेम्परेचर को डबल करते हैं और प्रेशर को हाफ यानी रिड्यूस कर देते हैं। फाइनल दूसरा जो है हमारे पास इस किस्म का MCQs, अगर आप उसको देख लें स्टूडेंट्स, तो ये जी इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर मिटा देते हैं कि फाइनल वाला कि द मोलर वॉल्यूम ऑफ CO2 इज़ मैक्सिमम एट, मोलर वॉल्यूम किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा कौन से टेम्परेचर पर होता है, और यहाँ पर प्रेशर भी दी गई है एट STP पे 120 70 सेंटीग्रेड एंड 1 atm, 0 सेंटीग्रेड एंड 2 atm, 273 सेंटीग्रेड एंड 2 atm। तो कौन सी कंडीशंस आपने अप्लाई करनी है और इससे आप मोलर वॉल्यूम या वॉल्यूम निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल वही चीज़ें जो अभी आपने किया, PV = nRT। अब आपने देखना है वॉल्यूम पूछा गया है तो आप V को यहाँ पर रख दें और बाकी चीज़ें nRT डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, P। अब इसमें 1 by 1 एट STP पे क्या होता है, STP पे हमारे पास N क्या होता है, 1 मोल होता है, R इक्वेशन आप जानते हैं 0.0821, और टेम्परेचर आपको यहाँ पर दे दिया है कितना, ये जो आपको दिया गया है एट STP पे 0 सेंटीग्रेड होता है, और उसको आप केल्विन में कन्वर्ट करें तो 273 केल्विन हो जाएगा। नीचे प्रेशर आपको STP पे 1 atm होता है, तो ये आपने पहले के लिए आपने STA पर कैलकुलेशन कर लेंगे। इसी तरीके से आप दूसरे पे भी कर सकते हैं कि V2 अगर आपने लेना है तो सेकंड कंडीशन आपने डाल देने हैं कि उसी तरह भी उसके लिए भी 1 मोल होगा, R की वैल्यू बिल्कुल वैसे के वैसे 821, और यहाँ पर टेम्परेचर जो 127 डिग्री सेंटीग्रेड है इसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर दें तो कितना हो जाएगा, इसको किधर लिखें, यहाँ पर देखें 273, इसको आप ऐड कर दें 127, तो ये हो जाएगा तकरीबन हमारे पास 400 केल्विन के करीब। तो ये आप जी यहाँ पर पुट कर दें, और नीचे आपके पास प्रेशर क्या है 1 atm है तो आप ये भी पुट कर दें। नेक्स्ट आप V3 फिर से कैलकुलेशन कर लें, तो उसके लिए 0 सेंटीग्रेड एंड 2 atm है सी ऑप्शन वाला, तो उसके लिए भी 1 मोल है। R की वैल्यू फिर से वही 0.0821 डेसीमीटर क्यूब ATM पर मोल पर केल्विन, पूरी यूनिट्स में नहीं लिख रहा क्योंकि स्पेस यहाँ पे कम है, और टेम्परेचर यहाँ पे 0 सेंटीग्रेड है तो 20 पे 273 केल्विन होती है। फिर से यहाँ पे प्रेशर उन्होंने 2 atm कर दिया है। नेक्स्ट फाइनल जो है बिल्कुल उसी तरीके से आप यहाँ पे फिर 1 मोल पुट करेंगे, 0.0821 पुट करेंगे 273, यानी को आप फिर से 273 में आप 273 ऐड करें तो 546 हो जाएगा, यानी यहाँ पे V4 भी आप लिख सकते हैं 1, यहाँ पे R की वैल्यू 0.0821
1 और यहाँ पे आ जाएगा टेम्परेचर 546 हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे जो क्या है ATM प्रेशर आपके पास 2 ATM है। तो ये सारा डेटा आप आसानी से पुट करके, ये असल में अभी आपको थोड़ा सा लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड किस्म के लग रहे हैं, लेकिन जब बार बार आप इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपके लिए बिल्कुल सेकंड्स के अंदर आप इसको हल कर पाएंगे इंशाल्लाह। तो ये आप इसमें से किसी भी ऑप्शन का आप निकाल लें तो मोस्टली यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हमारे पास 127 ही इसका आंसर आता है कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसका आ रहा है ये 120 सेंटीग्रेड एंड 180 M पे। तो ये तो जी कुछ ये MCQs थे, इसको थोड़ा सा साफ़ करते हैं। कुछ MCQs मैंने आपके लिए फ़र्दर थोड़े से ढूंढ रखे हैं, तो आप 1 बाय 1 उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स आप इसका, और आप अपने लिए इसके हैं इसी से रिलेटेड दूसरे MCQs को भी हल कर पाएंगे। तो नेक्स्ट जो आपके पास जो चीज़ें हैं MCQs के लिहाज से, हमारे पास कुछ क्वेश्चन इसके ऐसे भी आ जाते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये अभी आप समझ पाएंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको कुछ ऑप्शन दिए थे स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 750 सेंटीमीटर क्यूब, आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा तो आप अपनी तरफ से नोट कर सकते हैं। 750 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए गैस एट 300 tar pressure at 50 centigrade is heated until the volume of the gas is 2000 centimeter cube at a pressure of 700 tar. What is the final temperature of the gas? कि आपको जी V1 वॉल्यूम उसने दे रखा है, कितना है जी 750 सेंटीमीटर क्यूब उसने हमें दिया हुआ है। V2 उसने हमें दे रखा है तकरीबन 2000 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। टेम्परेचर उसने आपको दिया हुआ है T1 स्टूडेंट्स हमारे पास कि वो है जी 50 पे आपने निकालना है, तो 50 को अपने 273 से ऐड कर देना है, 50 + 273, तो दैट विल बी इक्वल टू 3, आप निकाल सकते हैं 323 ऑलमोस्ट, तकरीबन ये इतना ही निकलता है हमारे पास। और नेक्स्ट जो है उसने प्रेशर आपको P1 दिया हुआ है स्टूडेंट्स, और वो है जी हमारे पास कितना, P1 में बात है 300 टार एंड P2 आपका 700 टार। तो ये स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा समझाने के लिए आप इसी से रिलेटेड मुख्तलिफ़ किस्म के सारे MCQ इस तरीके से ही कर ले सकते हैं। तो ये आपको जस्ट मैं आपको एक सैम्पल के तौर पर ये चीज़ें दे रहा हूँ। तो अगर ऐसा क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा क्या गया है, T2 आपसे पूछा गया है, तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरीके से आप ये सारा डेटा P1 एंड V1 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल टू P2 एंड V2 डिवाइडेड बाई T2। आप T2 आपसे पूछा गया है तो रीअरेंज कर लें, इनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो P1 V1 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा T2 एंड ये हो जाएगा ऊपर चला जाएगा P2 एंड V2 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा T1 के। तो T2 आपने स्टूडेंट्स चूँकि निकालना है तो इसको यहीं पर छोड़ दें, और बाकी P2 एंड V2 मल्टीप्लाई बाई T1 एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा P1। इसमें आप डेटा पुट कर लें तो आप आसानी से इसका वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी लिहाज से अगर आपसे फॉर एग्ज़ाम्पल डेंसिटी पूछी गई है स्टूडेंट्स, या मास पूछा गया है किसी भी चीज़ के लिए तो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी चीज़ें अगर दी जाए, मास पूछा जाए, आपको ये सारी चीज़ें दी हुई हों और आपसे मास पूछा जाए, तो हम मास या डेंसिटी कैसे कैलकुलेट, हम जानते हैं कि PV = nRT। तो यहाँ पर आपने डेंसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, PV = n किसके बराबर होता है, अभी बता चुका हूँ, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास के, यानी इससे आप मोल्स निकाल सकते थे। अब m को ऊपर ले जाएं, v को इधर ले जाएं, तो P कैपिटल M विल बी इक्वल टू m/v, यहाँ पर हो जाएगा R एंड T। अब मास पर यूनिट वॉल्यूम स्टूडेंट्स किसके बराबर होता है, वो हमारे पास होता है डेंसिटी के, तो ये हो जाएगा dRT। अब चूँकि आपसे कैलकुलेशन के अंदर अगर आपने बाकी चीज़ें उसने दे रखी हैं तो डेंसिटी आप यहीं से निकाल सकते, D को आप इधर छोड़ दें, RT इसके नीचे आ जाएगा, तो P कैपिटल M डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा R एंड T। यहाँ से आप इसकी डेंसिटी भी स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं। तो लेकिन ये है अगर आपसे मास पूछा गया है स्टूडेंट्स, तो मास भी आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी तरीके से यही इक्वेशन को बार बार यूज़ करके। तो अगर इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा साफ़ कर लें, यहाँ पर आप देख लें, अगर आपसे मास पूछा गया है स्टूडेंट्स, तो मास भी आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे,
मोलर मास तो आपको पता होता है, खुद भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैसे होगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा PV और ये कैपिटल M, और यहाँ पर आपके पास क्या बच जाएंगे, जस्ट आपके पास स्मॉल m और r और t बच गया है। अब r और t को भी आप इसके डिवीजन में ले आएँ तो P विल बी इक्वल टू V कैपिटल M डिवाइडेड बाई हो जाएगा R एंड T, और यहाँ पर आपके पास बच जाएगा मास। तो आप किसी चीज़ का मास भी इसी फार्मूले से स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ MCQs या मल्टीपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे, लेकिन बार बार ये सारा डेटा लिखने से टाइम की वीडियो बहुत लेंथी हो रही है। ये सारी चीज़ें आप किसी भी तरीके से, कोई भी MCQs आपको दिए जाए, आपको डेटा गिवन डेटा दिया हुआ होता है, वही डेटा लिख के आप उसी मुनासबत से फार्मूला लिख के आप चीज़ें को कैलकुलेट कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं अगले वीडियो तक। थैंक यू सो मच।